कहानी की शुरुआत होती है और हम नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो मार्स यानी मंगल ग्रह पर एसिडालिया प्लैनेटिया नाम की जगह पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। ये सभी एस्ट्रोनॉट वहाँ मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें सूचना मिलती है कि एक खतरनाक और विशाल तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये मैसेज देखते ही जॉनसन ने तुरंत कमांडर और बाकी टीम को हैब के अंदर बुला लिया, जहाँ उन्हें पता चला कि वो तूफान 86,000 न्यूटन की बल से उनके MAV से टकराने वाला है। MAV यानी मार्स एसेंट व्हीकल एक रॉकेट होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को मंगल की सतह से उठाकर मंगल की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे उनके स्पेसशिप तक पहुंचाता है। लेकिन इसके लिए MAV का सीधा खड़ा रहना बेहद जरूरी था। अगर MAV तूफान में पलट जाता तो वे सभी मंगल ग्रह पर हमेशा के लिए फंस कर रह जाते। मामला इतना गंभीर था कि सोचने के लिए वक्त बहुत कम था, इसलिए कमांडर ने तुरंत मिशन रद्द करने और पृथ्वी पर वापस लौटने का फैसला किया। इसके बाद वो अपनी टीम को अपने पीछे पीछे MAV की ओर लेकर बढ़ने लगी। लेकिन बदकिस्मती से तब तक तूफान अपना भयंकर रूप ले चुका था और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे थे। कमांडर ने जैसे ही हैब का एयरलॉक खोला, उसी क्षण तेज तूफानी हवा का जोरदार झोंका अंदर घुस आया और उनके कदम डगमगा गए। लेकिन कमांडर ने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी टीम को साथ लेकर MAV की ओर बढ़ने लगी। वे पांचों अंतरिक्ष यात्री अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी मार्क वोटनी नाम के एक एस्ट्रोनॉट से उनके हैब का टूटा हुआ एंटीना आकर जोर से टकरा गया, जिससे मार्क किसी तिनके की तरह हवा में उड़ता हुआ उस भयंकर तूफान में कहीं गुम हो गया। इतने में ही मार्टिनेज को अपने कंप्यूटर पर मार्क के स्पेस शूट से ऑक्सीजन लीक होने का सिग्नल मिला, जिसे देखकर मार्क के साथियों में खलबली मच गई। अगर मार्क के स्पेस सूट की सारी ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो वो कुछ ही सेकंड में मारा जाएगा। ये जानने के बाद कमांडर और उसकी टीम अपनी पूरी जान लगाकर मार्क को ढूंढने में जुट गए। लेकिन उस भयंकर तूफान में एक दूसरे को देख पाना भी लगभग नामुमकिन था। वे सिर्फ सिग्नल की मदद से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे और मार्क से तो उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार वे मार्क को ढूंढने में नाकाम रहे। उधर दूसरी ओर MAV लगातार झुकता जा रहा था। कुछ पल के लिए कमांडर सन्न रह गई, लेकिन वो जानती थी कि एक के लिए बाकियों की जान दांव पर नहीं लगाई जा सकती। इसलिए बेक ने ये मान लिया कि बिना ऑक्सीजन के मार्क अब तक इस दुनिया से जा चुका होगा। ये सुनकर कमांडर भी आंखों में आंसू लिए MAV पर लौट आई। इससे पहले कि MAV पूरी तरह पलट जाता, कमांडर ने उसे लॉन्च करने का आदेश दे दिया और वे सभी अपने दिल में मार्क की मौत का बोझ लिए पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। लेकिन अगली सुबह जब मंगल ग्रह पर आया भयानक तूफान शांत हो जाता है, तब पता चलता है कि मार्क वोटनी अभी भी जिंदा है। उस एंटीना का तार उसके सूट को चीरते हुए उसके शरीर के अंदर घुस गया था, लेकिन खून और उस तार ने मिलकर उसके सूट का प्रेशर स्थिर रखा और ऑक्सीजन को लीक होने से बचा लिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हैब से बहुत दूर बिल्कुल अकेला पाता है। वो समझ गया था कि बाकी सभी तूफान से बचने के लिए यहाँ से कल रात ही निकल गए होंगे। मार्क ने उस रोड को निकालने की बेवकूफी नहीं की, बल्कि उसे एंटीना डिश से अलग कर दिया और दर्द सहते हुए किसी तरह हैब तक पहुँच गया। हैब के अंदर हवा का दबाव सामान्य था। मार्क ने तुरंत अपना स्पेस सूट उतार कर फेंक दिया और एक झटके में उस रोड को अपने पेट से खींचकर बाहर निकाल दिया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे हैब में गूंज उठी, लेकिन एंटीना का एक छोटा टुकड़ा अब भी उसके पेट में फंसा हुआ था। मार्क ने फर्स्ट एड किट की मदद से किसी तरह उस टुकड़े को भी बाहर निकाला और स्टेपलर से अपने जख्म पर टांके लगा लिए। उस असहनीय दर्द ने मार्क के दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मार्क के लिए मुसीबतों का असली सिलसिला अब शुरू होने वाला था, क्योंकि वो मंगल ग्रह के बीहड़ रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला फंस चुका था। जिस डिश से मार्क टकराया था वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिश थी, जो अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। इस वजह से मार्क न तो अपने साथियों से संपर्क कर सकता था और न ही नासा से, और अगर किस्मत से उसका संपर्क नासा से हो भी जाता तो मंगल ग्रह तक कोई भी मदद पहुंचाने में नासा को कम से कम 4 साल का समय लगेगा। और इस वक्त मार्क जिस हैब में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था, उसे सिर्फ 31 दिन तक टिकने के लिए बनाया गया था। अगर उससे पहले ऑक्सीजन मशीन खराब हो जाती है तो मार्क दम घुटने से मर जाएगा। अगर वाटर रिक्लेमर यानी पानी साफ करने वाली मशीन खराब हो जाती है तो वो प्यास से मर जाएगा। लेकिन अगर किसी चमत्कार से हैब ज्यादा दिन तक टिक भी जाता है और कोई दुर्घटना भी नहीं होती, तब भी मार्क के पास इतना खाना नहीं है कि वो 4 साल तक जिंदा रह सके। अब हर हाल में मार्क का मरना तय ही लग रहा था। ये सोचकर वो मायूस हो गया। उसने ये सारी बातें अपने कंप्यूटर जर्नल में रिकॉर्ड की और आखिरकार मौत के इंतजार में एक जगह बैठ गया। अगले 2 दिनों तक वहाँ तूफान का कहर जारी रहा। इस बीच मार्क को हर पल मौत का खौफ सताता रहा। वो अब समझ चुका था कि उसका यहाँ मरना तय है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी नहीं है और न ही नासा से संपर्क करने का कोई तरीका। तभी उसने ठान लिया कि मैं बिना कोशिश किए यूं ही मंगल ग्रह पर मरने वाला नहीं हूँ। इसलिए उसने कुछ ऐसा सोचा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। मार्क ने एक सर्वाइवल प्लान बनाया, जिसमें उसने सोचा कि वो नासा के एरिस 4 मिशन का इंतजार करेगा और जब वो मार्स पर आएगा तब मार्क उनके साथ ही वापस चला जाएगा। लेकिन एरिस 4 मिशन को लॉन्च होने में अभी 4 साल बाकी थे और इतने दिन तक जिंदा रहने के उसे खाना चाहिए। इसीलिए अपने पास मौजूद खाने की लिस्ट तैयार करने लगा। मार्क और उसके साथियों का खाना मिलाकर उसके पास केवल
केवल इतना ही खाना बचा था जिसे वो लगभग 1 साल तक ही चला सकता था, पर उसे तो 4 साल तक सरवाइव करना था। ये देखकर मार्क को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। तभी उसकी नजर आलू पर जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसीलिए वो एक बड़ा फैसला लेता है कि वो मंगल ग्रह की इस बंजर जमीन पर खेती शुरू करेगा। उसके पास कुछ आलू उपलब्ध होते हैं और वो इन्हीं आलू को उगाने का प्लान बनाता है। लेकिन मिट्टी को उपजाऊ और फर्टाइल बनाने के लिए उसे ढेर सारे पानी की जरूरत पड़ने वाली है और मंगल ग्रह पर तो पानी का नामो निशान तक नहीं है। मार्क एक प्रोफेशनल बोटनिस्ट है, इसीलिए उसे अच्छी तरह पता है कि फसल को उगाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो अब मंगल पर खेती शुरू करने की पूरी तैयारी में जुट जाता है। वोटनी पहले एक जगह पर ढेर सारी मिट्टी इकट्ठी करता है और उसने उस जगह को खेत जैसी जमीन में बदल दिया। उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मार्क ह्यूमन वेस्ट यानी एस्ट्रोनॉट्स का मल ले आया, जिसकी बदबू बेहद खतरनाक थी, लेकिन मार्क ने उसे भी सहते हुए उससे खाद तैयार कर ली। फिर उसने आलूओं को 2 टुकड़ों में बांटा और उन्हें खाद के साथ जमीन में बो दिया ताकि वे उग सकें। लेकिन अब उसे पानी तैयार करना था। अच्छी बात ये थी कि मार्क को पता था पानी कैसे बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जलाने से पानी बनता है और इस काम को करने के लिए वोटनी के पास जरूरी सारे साधन मौजूद थे। जब वो पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाता है तो एक जबरदस्त विस्फोट हो जाता है, क्योंकि वो कमरे में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी सांसों से लगातार निकलती रहती है। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सही अनुपात में मिलाकर जलाने में सफल हो जाता है और अब वहाँ पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस प्रक्रिया से वाष्पीकरण होता है, जिससे वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है वहाँ पर पानी तैयार हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर मार्क को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर नासा ने मीडिया को ये बता दिया कि मार्क वोटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इसके बाद अगले दिन विंसेंट को दिखाया जाता है, जो नासा के कार्यालय पहुंचकर नासा के डायरेक्टर से सैटेलाइट को मिशन एरिस 3 की तरफ मोड़ने को कहते हैं। लेकिन डायरेक्टर टेडी उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मार्क वोटनी की लाश पूरी दुनिया के सामने दिखाई पड़ सकती थी। इससे नासा की इमेज खराब हो सकती थी और आने वाले मिशनों के लिए फंड जुटाने में भी मुश्किलें आ सकती थीं। लेकिन विंसेंट हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एरिस 3 मिशन एरिया के कोऑर्डिनेट्स यानी मिंडी पार्क को भेजा। मिंडी एक सैटेलाइट एक्सपर्ट है। जब सैटेलाइट कैमरा उनके बताए कोऑर्डिनेट्स की तरफ किया तो मिंडी हैरान रह गई। वो देखती है कि वहाँ पर उनके जो इक्विपमेंट थे वे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए गए हैं, साथ ही रोवर भी अपनी जगह से हटा दिया गया था। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। वो तुरंत मार्स प्रोग्राम के हेड विंसेंट को बुलाती है और पूरी हालत बताती है। विंसेंट ये जानकारी नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स को भी बता देते हैं। डायरेक्टर इसे ये कहकर टालने की कोशिश करते हैं कि शायद तूफान की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन विंसेंट उसे बताता है कि सोलर पैनल्स को भी साफ किया गया है। इसे देखकर डायरेक्टर को भी यकीन हो जाता है कि मार्क मरा नहीं है और अभी जिंदा है। ये खबर उन्हें उलझन में डाल देती है, क्योंकि मार्क की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। अब नासा किस मुंह से मीडिया के सामने ये कहेगा कि मार्क वोटनी अभी भी जिंदा है? तब वे सभी लोग ये फैसला करते हैं कि इस खबर को मीडिया को बता देंगे, लेकिन हरमीस में पृथ्वी पर आ रहे बाकी क्रू को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, ताकि ये सुनकर उन्हें दुख ना हो और वे इस गिल्ट में ना रहे कि उन्होंने मार्क को मंगल पर मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। उधर मार्क को अब मंगल ग्रह पर फंसे 70 दिन बीत चुके थे। अब तक उसने खाने और पानी का बंदोबस्त तो कर लिया था, पर अब उसे मंगल ग्रह से निकलने की प्लानिंग बनानी थी। मार्क को ये बात अच्छी तरह पता था कि नासा का अगला एरिस 4 मिशन अब से ठीक 4 साल बाद शिया पर्ली क्रेटर पर लैंड करेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी वर्तमान लोकेशन से लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी पर थी। मंगल से जीवित निकलने का अब उसके पास यही एक रास्ता था कि उसे किसी तरह 4 साल बाद उस स्थान पर पहुंचना होगा। मार्क ने कैलकुलेशन की कि वहां तक पहुंचने में उसे लगभग 50 दिन का समय लगेगा। उसने फौरन अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उसके पास एक रोवर था जो चलने की हालत में नहीं था, लेकिन मार्क ने अपना साइंटिफिक दिमाग लगाया। उसने खराब रोवर के जरूरी पार्ट्स निकालकर दूसरे वर्किंग रोवर में फिट कर दिए। इस मॉडिफिकेशन के बाद अब उसका रोवर इतनी लंबी दूरी का सफर तय करने के काबिल बन चुका था। लेकिन अब उसके सामने एक और नई समस्या